नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत ज़रूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं छोटे बजट की तमाम ऐसी फ़िल्मों के बारे में जो बहुत उद्देश्यपूर्ण मनोरंजन के इरादे से बनाई जाती हैं और जिनमें हमारे सामायिक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में टिप्पणियाँ होती हैं या हमारे अतीत के बारे में या हमारे भविष्य के बारे में ऐसी कल्पनाएँ होती हैं, अतीत के बारे में बातें होती हैं, जिनसे कि हम अपने समाज की गति को पहचान सकें और उसके आधार पर अपनी समझ विकसित कर सकें। ऐसी फ़िल्में आम तौर पर दर्शकों को मनोरंजन तो देती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उनकी समझ को भी विकसित करती हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ऐसी फ़िल्मों को ना तो फ़िल्म इंडस्ट्री से कोई प्रोत्साहन मिलता है, ना उनको सरकार की तरफ से कोई बढ़ावा मिलता है, ना ही उनको आम तौर पर दर्शक ज़्यादा मिलते हैं। आजकल जैसा कि चलन है कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की फ़िल्मों की हम बात करते हैं। ऐसे में ये जो छोटे बजट की फ़िल्में जिनको हम कहते हैं या जो कह सकते हैं कि छोटे या कम मशहूर कलाकारों को लेकर के बनाई गई फ़िल्में जो हैं, उनके साथ जो है एक तरीके से कहा जाए तो एक ऐसा व्यवहार होता है दर्शकों द्वारा भी कि वे ऐसी फ़िल्मों को देखने के लिए कम आते हैं क्योंकि शायद इनका प्रचार भी कम होता है, इनकी मार्केटिंग कम होती है। तो ये क्या क्या कारण है कि ऐसे जिस सिनेमा की जिसको हम सार्थक सिनेमा कहते हैं, उस सिनेमा की अनदेखी हो रही है? क्या इसके पीछे कोई एक सोची-समझी नीति है या ये सिर्फ़ एक लापरवाही का मामला है या ये कुछ इंडस्ट्री की अपनी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है? इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम सार्थक सिनेमा और छोटे बजट के इस सिनेमा के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं जाने-माने फ़िल्म विश्लेषक प्रोफ़ेसर जबरीमाल पारख साहब, हमारे साथ हैं फ़िल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज जी, हमारे साथ हैं प्रहलाद अग्रवाल जी, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म विश्लेषक हैं, बहुत समय से फ़िल्मों के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई सारी किताबें लिख चुके हैं। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है इस बातचीत में। मैं अजय जी बात आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये जो हम छोटे बजट की फ़िल्मों की बात कर रहे हैं या जिसको हम एक तरीके से सार्थक सिनेमा भी कहते हैं। तो वो क्या कारण आपको लगते हैं? हाल ही में अभी 1-2 फ़िल्में ऐसी आई हैं जिनको लेकर के कुछ चर्चाएँ हुईं। आपने भी पिछले कुछ हमारे कार्यक्रमों में उनका ज़िक्र किया था। जैसे गुठली लड्डू एक फ़िल्म है और अब तो सब भगवान भरोसे ये दोनों फ़िल्में हैं, जिनमें कुछ बहुत अच्छे सवाल बहुत अच्छे मनोरंजन एक जिसको हम कहते हैं सकारात्मक मनोरंजन, साफ-सुथरा मनोरंजन, उसके ज़रिए सवाल उठाए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी फ़िल्मों की चर्चा ना तो समाज में होती है, ना फ़िल्म संसार में इसकी चर्चा होती है, जो फ़िल्म आलोचक, समीक्षक हैं, उनके बीच भी ऐसी फ़िल्मों की चर्चाएँ कम होती हैं। वो इस पर बातचीत ज़्यादा होती है कि सलमान खान की अगली फ़िल्म का क्या होने वाला है, आमिर खान का क्या होने वाला है या रणबीर कपूर की नई फ़िल्म क्या कर रही है या शाहरुख खान की जो अगली फ़िल्म है डंकी वो क्या कमाल दिखाएगी वगैरह-वगैरह। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो एक प्रवृत्ति जिसको हम कह सकते हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह नज़र आती है? शुरुआत करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं, जो बातचीत जहाँ से आरंभ की जा सकती है। एक तो मुख्य धारा की फ़िल्मों से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्य धारा की फ़िल्मों का अपना एक माहौल है, एक नज़रिया है, उनका एक मार्केट है और कहीं न कहीं हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री उन्हीं के बूते चलती है। कोई फ़िल्म बड़ा बिज़नेस करती है, तो उससे पूरी इंडस्ट्री को ताकत मिलती है। और वो एक सेट पैटर्न है कमर्शियल सिनेमा का, उससे हमें ज़्यादा आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। वो चलता रहता है और चलता रहेगा आगे भी। जहाँ तक रही छोटे बजट की या सीमित बजट की, छोटा बजट नहीं कहूँगा मैं, सीमित बजट की छोटी फ़िल्में जो होती हैं, जो एक जैसा आपने शुरू स्पष्ट ही किया कि जिसमें कम परिचित कलाकार होते हैं, कम लोकप्रिय कलाकार होते हैं, लेकिन बड़े ही सधे हुए कलाकार होते हैं, बड़े ही सिद्ध कलाकार होते हैं वे और इन सभी लोगों को लेकर जो फ़िल्में बनाई जाती हैं, वो आम दर्शकों तक एक तो पहुँच नहीं पाती हैं और दर्शक भी उनके प्रति बहुत सहिष्णु नहीं हैं। वे खुद भी उस मेहनत नहीं करते देखने की।
अभी का जो माहौल है जहाँ पे आपने सही ज़िक्र किया, गुठली लड्डू हो या अब तो सब भगवान भरोसे, ये तो थिएटर पहुँची, लेकिन थिएटर में इनको लिमिटेड स्क्रीन मिले और कई शहरों में तो ये रिलीज़ ही नहीं हुई है। प्रहलाद जी से अभी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ ये फ़िल्म और मेरे शहर में आई ही नहीं है, मैं क्या करूँ? और जब तक ये ओटीटी पे आएगी या उसके ज़रिए लोगों तक पहुँचेगी तब तक तो लोग परेशान ही रहेंगे, उस फ़िल्म को देखने के लिए। क्योंकि एक ख़ास सर्किल में इस फ़िल्म की चर्चा हो रही है। अगर इसके बैकग्राउंड में जाएँ, थोड़ा-सा ट्रेडिशन और हम अपने परिप्रेक्ष्य की बात करें, छोटे बजट की फ़िल्मों की, तो जो मैं देख पाता हूँ वो है इप्टा की शुरुआत के समय से। उसके पहले हिंदी फ़िल्में बन रही थी अपने कमर्शियल सेटअप में, छोटे-बड़े बजट की स्टूडियो में, स्टूडियो के बाहर लोग बना रहे थे। लेकिन जो मुझे लगता है कि धरती के लाल, जो ख्वाजा अहमद अब्बास की फ़िल्म थी, उस फ़िल्म से एक बड़ी शुरुआत होती है। फिर बाद में नीचा नगर आती है, नीचा नगर जिसको कान का पहला पुरस्कार भी मिलता है। और उसके बाद से इप्टा के सहयोग से और इप्टा के कलाकारों के द्वारा ऐसी फ़िल्में लगातार आती रहीं। मैं बहुत संक्षेप में जा रहा हूँ और इप्टा के इन प्रयासों, इप्टा से जुड़े रंगकर्मियों, संस्कृति कर्मियों, फ़िल्म कलाकारों के ज़रिए ये स्ट्रीम जो है थोड़ी मोटी होकर के थोड़ी प्रवहमान भी हुई, लेकिन बाद के दिनों में ये फिर थोड़ी-सी शिथिल पड़ गई और उसका एक नया उ उभार जो न्यू वेव सिनेमा कह लें या समांतर सिनेमा कह लें, वहाँ भी लगभग यही था। एनएफडीसी से पैसे मिलते थे या उसके पहले एफएफसी से पैसे मिलते थे और उनकी मदद से भुवन शोम से लेकर के और तमाम फ़िल्में बननी शुरू हुई, जिसको लीड किया हमारे श्याम बेनेगल जी ने, गोविंद निहलानी आए, प्रकाश झा आए, केतन मेहता आए, सईद अख्तर मिर्ज़ा आए, तमाम ऐसे दूसरे मेकर आए और उन लोगों ने वो फ़िल्में बनाई। मणिकौल आए, कुमार साहनी आए, सब अलग-अलग ढंग से फ़िल्में बना रहे थे और ये सब वही जिसकी बात आज आप कर रहे हैं सीमित बजट की और उम, सार्थक फ़िल्मों की, जो जिनमें विषय महत्वपूर्ण हो, जिनका उद्देश्य एक सही दिशा में हो, ऐसी फ़िल्मों का एक दौर वो चला। लेकिन हम सभी जानते हैं पैरेलल सिनेमा क्यों ख़त्म हुआ और क्यों लगभग मर गया वो। उसके बाद से एक लंबे समय के बाद 90s में 90s के एंड में इंडी सिनेमा जिसको आज हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट सिनेमा के तौर पर, जो फ़िल्में डेवलप होकर के आईं, जो बन के आईं, उनमें कुछ फ़िल्में ऐसी रहीं और इसमें एक बड़ी फ़िल्म जो छोटी फ़िल्म थी लेकिन असर में बहुत ज़्यादा थी, जो सतसैया के दोहरे और नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात जो होती है, तो वो पान सिंह तोमर करके फ़िल्म आती है। पान सिंह तोमर लिमिटेड बजट की फ़िल्म थी। इरफ़ान कोई ऐसे बड़ा कलाकार कमर्शियल कलाकार तो नहीं थे। उनको लेके वो फ़िल्म बनी थी और उस फ़िल्म के लागत और उस फ़िल्म का लाभ दोनों का अनुपात दिखाएँ, तो वो किसी भी जो 100 करोड़ी फ़िल्में होती हैं ना, उससे ज़्यादा का व्यापार किया उसने परसेंटेज के हिसाब से, लोगों तक पहुँची। ऐसे ही एक फ़िल्म आई थी भेजा फ्राई, ऐसे ही फ़िल्में आई थी आखिन देखी। ये कुछ उदाहरण हैं ऐसे जो पिछले दिनों में आए हैं और सार्थक तरीके से इन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज की है और हमें आगाह किया है कि अगर आप दर्शक के तौर पे तैयार हैं, तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, कंटेंट भी है, हम आपके पास लेकर आ सकते हैं। इधर जब से ये 100 करोड़ी मामला बना है, उसके बाद से इन फ़िल्मों की तरफ ध्यान जाना कम हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक तो सरकार के समर्थन का कम होना है, एनएफडीसी संस्था टूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। दूसरे जो मल्टीप्लेक्स आए हैं, ये मल्टीप्लेक्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। पहले की फ़िल्में जो हमने आपने न्यू वेव सिनेमा के दौर में देखी, आपको याद होगा सुबह के शो में श्याम बेनेगल की फ़िल्में लग जाती थी, गोविंद निहलानी की फ़िल्में लग जाती थी। ठीक है, उनको प्राइम टाइम शो नहीं मिलता था, लेकिन ये फ़िल्में सुबह में दिखा दी जाती थी या दूरदर्शन इन फ़िल्मों को दिखा देता था। अब ऐसा कोई दौर नहीं है जहाँ पे इन फ़िल्मों को प्रदर्शन मिल सके। इन फ़िल्मों को वितरक हाथ नहीं लगाते हैं। अगर कभी लग भी जाए थिएटर में, तो इनकी शो टाइमिंग ऐसी होती है, जो ऑडियंस को लगभग रिजेक्ट करती है कि तुम मत आओ देखने के लिए।
रात के 10 बजे का शो दे देंगे, सुबह 9 बजे का शो दे देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे ताकि दर्शक आ ही नहीं पाए, या दर्शक की रुचि हो तो भी वो ना देख सके। तो एक जनरल खाका जो मुझे ये दिख पा रहा है छोटे बजट की बड़ी फ़िल्मों का, वो ये है। बाकी दोनों दिग्गज और हमारे अ, अग्रज बैठे हुए हैं, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएँगे, फिर मैं हस्तक्षेप करूँगा। जी, अमिताभ। धन्यवाद अजय जी। आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण गिनाए, जिसमें आपने थिएटर ना मिलने से लेकर के एनएफडीसी जैसी संस्था के निष्क्रिय हो जाने, निष्प्रभावी हो जाने की बात भी कही, और ये भी कि कैसे एक जो फ़िल्मों की इकोनॉमिक्स है, या जो 100 करोड़ या 200 करोड़ की फ़िल्मों का जो एक जादू है, उसने कैसे लपेट लिया है पूरी इंडस्ट्री को और तमाम दर्शकों की मनोविज्ञान को भी। पारेख साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो बातें अजय जी ने गिनाई, ये सारे कारक जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही लगते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो सार्थक सिनेमा की बात अजय जी ने कही कि जो इप्टा से शुरू हुआ, जहाँ से धरती के लाल से उन्होंने गिनाया, और फिर आते-आते 90 के दशक में वो किस तरह से खत्म हो गया। क्या वो सार्थक सिनेमा इन छोटे बजट की फ़िल्मों के लिए कह लीजिए, या जो कम मशहूर कलाकार हैं उनकी कारण से कह लीजिए, या जिनकी स्टार अपील नहीं है बॉक्स ऑफिस पर, उनके उनके भूमिकाओं के चलते कह लीजिए, क्या वो सार्थक सिनेमा जो था, वो 70 और 80 की जो रीढ़ हुआ करता था, क्या वो एक कलाकार सारे के सारे एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में चले गए? क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ? या निर्देशकों की रुचि खत्म हो गई, या ऐसा था कि समाज जो है वो बदल गया 90 के दशक के बाद, जिस तरह से उदारीकरण का एक शोर मचा, आर्थिक उदारीकरण का, और उसके बाद समाज खुला जिस तरीके से अर्थव्यवस्था, कहीं न कहीं क्या उसकी वजह से बहुत सारी बातें बदली? आप क्या फैक्टर्स जोड़ना चाहेंगे, जो बातें अजय जी ने कही उसमें? पारेख साहब। सभी साथियों को नमस्कार। अमिताभ जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है, तो अगली बार देख लीजिएगा आप। दूसरी बात है जी, कि अजय अजय ने तो वो जो मुझे बोलना था वो सब अजय बोल गया, अब मैं क्या बोलूं? तो ये गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए अभी मैं सोच के बोल रहा हूँ, ठीक है। और गड़बड़ हो, अगर कुछ गड़बड़ बोला तो उसके लिए अजय जिम्मेदार होंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो 1990 के बाद जो उदारीकरण का दौर आया, इस उदारीकरण ने बहुत सारी चीजें बदली। मैं वहां से नहीं शुरू करूंगा, हालांकि मैं अपने लेखन वगैरह में ये बता चुका हूं कि अच्छी फिल्मों की शुरुआत, या जिसे सार्थक फिल्म में कहें, या जिसे कुछ हद तक हम क्रिएटिव फिल्में भी कह सकते हैं, वो फिल्मों की शुरुआत तो निश्चित रूप से 1930-40 के दशक से हो गई थी। नीचा नगर, धरती के लाल, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी वगैरह, ये सब फिल्में इसी के उदाहरण हैं। और उस समय और भी कई फिल्में बनी, राम शास्त्री बनी, संत तुकाराम बनी, मतलब केवल हिंदी में ही नहीं, दूसरी भाषाओं में भी लगातार। एक बात हमें, मेरे ख्याल हम सबको के ध्यान में रहती ही है और रहनी भी चाहिए, कि हमेशा ऐसे फिल्मकार हमारे बीच में रहे हैं जो फिल्म माध्यम को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं समझते। वो उसके माध्यम से अब समाज के लिए कुछ सार्थक देने की कोशिश भी करते हैं, और उसके प्रति एक कलात्मक और रचनात्मक अभिरुचि भी उनकी होती है, और इसलिए वो एक अलग तरह की मौलिक और बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये परंपरा 30-40 के दशक से, यानी कि जब थोड़ी स्थिरता आई, ये माध्यम जो है, इस माध्यम के जो कलात्मक पक्ष है वो ज्यादा उजागर होने लगे, तो ऐसे फिल्मकार सामने आने लगे जो इसको एक बेहतर कलात्मक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि न केवल हिंदी में बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं में, आखिर सत्यजीत राय ने तो 1955 में ही पथेर पांचाली बना ली थी। ये फिल्म तो बहुत जो समानांतर सिनेमा का आंदोलन है, वो तो उसके 10-12 साल बाद में शुरू हुआ था, लेकिन ऐसी फिल्में, सार्थक फिल्में बनी। जहां तक दर्शकों का सवाल है, देखिए दर्शकों का सवाल जहां तक है, वो हिंदी पर्दों के साथ शुरू से ही समस्या रही है
कि वो कहना चाहिए कि ऐसी फिल्में जिनमें जो कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट हो, जिसमें कोई न कोई गंभीर संदेश हो, जिसमें हमारे जीवन या हमारे सामाजिक यथार्थ का ज्यादा बेहतरी से और ज्यादा गहन रूप से विवेचन हो, ऐसी फिल्मों को हिंदी के दर्शक शुरू से ही अपेक्षाकृत कम पसंद करते हैं। वो तभी पसंद करते हैं अगर उसको मेलोड्रामाई अंदाज में और थोड़ा उसमें मनोरंजन का स्पर्श हो, या उसमें कुछ इस तरह से पेश किया जाए कि वो संप्रेषणीय बन सके। ये ना भूलें कि हिंदी में ऐसे फिल्मकार भी रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन मेलोड्रामाई अंदाज में बनाई। विमल राय को ले सकते हैं, महबूब को ले सकते हैं, राज कपूर को ले सकते हैं, गुरुदत्त को ले सकते हैं, और इन सबकी फिल्में सार्थक फिल्मों की दुनिया से अलग नहीं है, सार्थक फिल्मों की परंपरा से अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा अपना विचार यह है कि मैं अजय की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो फिल्में मनोरंजन वाली फिल्में कही जाती है, उनका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। निश्चित रूप से उन फिल्मों को बनाने वाले भी अपने काम को गंभीरता से ली, और उसके अंदर जो उसके कलात्मक पक्ष हैं, उन कलात्मक पक्ष बहुत सारे हैं। केवल अभिनय नहीं होता, वो स्क्रिप्ट राइटिंग से ही शुरू हो जाता है, वो सिनेमेटोग्राफी में होता है, वो संगीत में होता है। मतलब उसके हर पक्ष में मेहनत करनी होती है, उसमें कुछ ऐसा देना पड़ता है जिससे कि वो पहुंच सके। आप अगर ध्यान दें तो बिमल रॉय की कोई फिल्म सरल फिल्म नहीं है, लेकिन संप्रेषणीय है। राज कपूर की भी शुरुआती फिल्में सरल फिल्में नहीं है, संप्रेषणीय है। बेजू बावरा फिल्म जो है वो एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर उस समय के बनाई गई और लोकप्रिय ढांचे में बनाई गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत शानदार फिल्म थी। तो कहने का मतलब यह है, जब हम समानांतर सिनेमा में आते हैं तब ऐसे कई फिल्मकार आए, और वो सत्यजीत राय के जमाने से शुरू हो गया था, जो इस मेलोड्रामाई, इस पॉपुलर रूप से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि इसे बिल्कुल उसी तरह से गंभीर माध्यम के रूप में लिया जाए, कलात्मक माध्यम के रूप में लिया जाए, जैसे सिनेमा में प्रेमचंद और गुलशन नंदा के बीच में कोई संबंध नहीं हो सकता, वहां चीन की दीवार है बीच में। इसी तरह से वो साहित्य फिल्मों में भी इसी तरह से चाहते थे। इसका लाभ भी हुआ और इसका नुकसान भी हुआ। लाभ ये हुआ कि सिनेमा के अंदर कई नए तरह के प्रयोग हुए, कई नई तरह की कहानियां आई। मतलब बहुत सारे लोगों को मणिकौल, कुमार शानी वगैरह पसंद आएंगे, लेकिन मैं जब भी उसकी रोटी देखता हूं तो मुझे अद्भुत फिल्म लगती है वो। ठीक है, हमेशा मणिकौल उस तरह की फिल्में बनाने में कामयाब नहीं हुए, कई सारे में प्रयोग उनके नाकामयाब भी रहे। इसी तरह से और जो उस जमाने में भुवन शो में ये क्या है नाम है, सारा आकाश है, कई सारे। और हम थोड़ा और पीछे जाएं तो तीसरी कसम जो है वो भी एक बहुत ही लाजवाब, और मैं उसे सार्थक और निरर्थक के रूप में नहीं देखता हूँ, मैं उसे देखता हूँ कि कला माध्यम के रूप में सिनेमा में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का वो किस तरह से दोहन करते हैं, और वो दोहन करते हैं। और ऐसे फिल्मकार अब भी हैं, जिनमें से कईयों के उदाहरण अजय ने दिए। तो मेरा अपना विचार है कि ये जो कलाकार हैं, इन कलाकारों को हमेशा दो तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है। एक सपोर्ट होती है कहना चाहिए कि राज्य की तरफ से, जो कि 60-70 मतलब 70-80 के दशक में सरकार से मिली, एफएफसी के द्वारा है, एनडीएफसी के द्वारा, और वो एक बहुत जरूरी काम उस दौर में हुआ। और उसी के कारण भारतीय भाषाओं के बहुत ही बड़े फिल्मकार सामने आए। ये जो संस्था थी पुणे में, फिल्म इंस्टीट्यूट, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ। तो कहने का मेरा मतलब है कि राज्य को उत्कृष्ट सिनेमा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए,
वो 90 के बाद यानी कि आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण उसे पीछे धकेल दिया गया और अब तो लगभग समाप्त ही हो गया। ये काम नहीं हो पाया। हालांकि उस समय भी ये काम जो है आधे अधूरे ढंग से ही हुआ। मतलब फिल्में बनाने के लिए तो उन्होंने आर्थिक सहायता दी, लेकिन फिल्मों के प्रदर्शन का कोई भी स्ट्रक्चर देश में पैदा नहीं हुआ। फिल्मकारों को उन्हीं सिनेमाघरों की तरफ जाना पड़ता था, उसी माध्यम को अपनाना पड़ता था जो लोकप्रिय सिनेमा के लिए उपलब्ध था। तो इस दृष्टि से वो एक लिमिटेशन रही और इसलिए उन फिल्मों को जितनी दर्शक मिल सकते थे उतने दर्शक नहीं मिले। आप खुद बता चुके हैं, अजय भी बता चुके हैं कि उनको सिनेमा घर नहीं मिलते थे वगैरह, और वो स्थिति आज भी है। दूसरा है दर्शक। हिंदी सिनेमा का जो दर्शक है, उस दर्शक का कहना चाहिए कि एक रचनात्मक माध्यम के रूप में उसकी अभिरुचियां में जो परिष्कार होना चाहिए वो परिष्कार नहीं हुआ। वो परिष्कार होने का मौका बहुत कम मिला उसे, और बहुत लिमिटेड दर्शक समुदाय ऐसा बना जो कि इस तरह की फिल्में देख सकें और समझ सकें या उससे अपने को जोड़ सकें। समझने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, अभिरुचि की यही प्रॉब्लम होती है। तो उनको यह अभिरुचि उस तरह की डेवलप नहीं हुई और उस कारण से दर्शक जो है कम मिले। मेरा अपना मानना है कि सब तरह की फिल्मों को सब तरह के दर्शक देखें, ये कोई आवश्यक नहीं है। साहित्य में भी हम हर एक की अपनी अपनी रुचि होती है। कोई मुक्ति बोध को पसंद करता है, कोई अज्ञे को पसंद करता है, कोई प्रेमचंद को पसंद करता है, और ये सिनेमा में भी चल सकता है। लेकिन सिनेमा चूंकि एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत पैसा लगता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपेक्षाकृत ज्यादा दर्शक आए और उसको ऐसा माध्यम मिले जिससे कि बनाने वाले को उत्साह मिले, उसका पैसा वापस आ जाए। आज भी बहुत सारे फिल्मकार है जो अपने सीमित बजट के कारण जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और वो नहीं कर पाने के कारण कई बार वो उन्हें कामयाबी नहीं मिलती और उन्हें ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जो फिल्म के मूल्य को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। इसलिए मेरा अपना विचार है कि ऐसा कोई न कोई माध्यम होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि उस समय केंद्र सरकार मदद करती थी तो राज्य सरकारें भी मदद करती थी। अब न केंद्र सरकार मदद करती है न राज्य सरकारें मदद करती है। अब उस तरह की संस्थाएं भी नहीं है। जैसे आपको ध्यान हो, मंथन फिल्म थी, उस मंथन फिल्म को वहां की एक कोऑपरेटिव जिससे अमूल घी और दूध वगैरह है उसने मदद की थी। तो इस तरह का जो ये सामाजिक, या जैसे धरती के लाल के लिए इप्टा ने किया था, लेकिन इप्टा जिंदगी भर सिर्फ एक ही फिल्म बना सकी। अगर इस तरह की संस्थाएं आगे आकर एक अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहित करे और उसके लिए कहना चाहिए कि आर्थिक मदद भी करे और दर्शकों तक ले जाए भी, तो इस स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। नहीं तो क्या होता है कि दो स्थितियां बनती है। एक तो जो उत्कृष्ट फिल्म बनती है वो कई बार लोगों तक नहीं पहुंचती और वो चर्चा भी नहीं होती है और अल्टीमेटली वो डिब्बे में बंद हो जाती है और भूल जाते हैं लोग। तीसरी कसम जैसी फिल्में सौभाग्य कम ही होता है कि चलो कोई बात नहीं, उस समय फ्लॉप हुई लेकिन बाद में वो चर्चित हुई और लोगों ने देखा भी और आज भी चर्चित है। लेकिन कई फिल्में भुला दी जाती है, इसलिए ऐसी विडंबना ना हो, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कहीं एक अंतिम बात जो मैं कह रहा हूँ, ये समानांतर आंदोलन है। ये समानांतर आंदोलन केवल सिनेमा के कारण, केवल एनडीएफसी के कारण या केवल पूना इंस्टीट्यूट के कारण नहीं हुआ था। उस समय की परिस्थितियों पर अगर ध्यान दें तो वो जन आंदोलनों का दौर भी था, जनवादी आंदोलन होता। 70 का दशक था, उस समय मजदूर आंदोलन चल रहे थे, किसानों के आंदोलन चल रहे थे, एक पूरे बदलाव की हवा थी और उस बदलाव की हवा का प्रभाव फिल्मकारों पर भी था और जो नए फिल्मकार आ रहे थे वो उन आंदोलनों से आ रहे थे। पिछले 30 दशकों में अगर कोई आंदोलन है तो ज्यादातर दक्षिणपंथी
प्रतिक्रियावादी और जन विरोधी आंदोलन है। तो उससे जिस तरह की फिल्में बन रही है वो आप देख ही रहे हैं, और उन्हें राष्ट्रीय एकता की फिल्म बताया जा रहा है। तो ये विडंबना हमारे समय की है। जी, धन्यवाद पारेख साहब। आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए इस विषय से संबंधित। जैसे एक तो आपने दर्शकों की अभिरुचि का सवाल उठाया, और ख़ास तौर से हिंदी पट्टी का जो दर्शक है उसको किस तरह से एक मेलोड्रामाई स्ट्रक्चर पसंद है, वो उस तरह की फ़िल्में देखना ज़्यादा पसंद करता है, ये आपने बात कही। दूसरा, आपने सरकार के समर्थन का जो एक धारा थी उसके लगातार सूखते जाने की बात, एनएफडीसी ऐसी संस्थाओं के निष्क्रिय होने की बात आपने भी कही। और एक पूंजी का सवाल जो आपने कहा कि भई लोग पैसा लगाते हैं, पैसा, चूँकि फ़िल्म पैसा लगाने वाला माध्यम है, इसमें पूंजी लगती है, तो उस पूंजी को वापस आने की बात है। चौथी जो आपने बात कही, जो जहाँ अंत में आप आए, कि बदलावों का एक दौर था वो, जब लोगों में बदलाव की एक चाहत थी, उस तरह के आंदोलन चल रहे थे, जन आंदोलन चल रहे थे, इसलिए वो समानांतर सिनेमा या सार्थक सिनेमा जो था वो ज़्यादा पॉपुलर हो पाया। प्रहलाद जी, आपके पास आता हूँ। आप ये चारों कारक अपनी जगह हैं। इन चारों कारकों को देखते हुए आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? क्या आपकी वजह से वो चीज़ें हैं जो अच्छी फ़िल्में दर्शकों तक पहुँच नहीं रही हैं, या दर्शक उनको देख नहीं पा रहे हैं, या देखना चाह नहीं रहे हैं? क्योंकि देखिए, कुछ फ़िल्मों के उदाहरण यहाँ दिए गए जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि वे छोटे बजट की फ़िल्में थी, लेकिन उन्होंने पैसा भी अच्छा कमाया। जैसे भेजा पराई की बात उन्होंने कही, या पान सिंह तोमर की बात कही, जो फ़िल्में अच्छी थी, जिनमें एक मनोरंजन भी था और जिनमें कहीं न कहीं एक कहानी को कहने का एक अलग अंदाज़ था, तो उसमें दर्शकों को मज़ा भी आया। तो कहीं न कहीं क्या ये सिर्फ़ मतलब दर्शकों पर डालने वाली बात एक हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन क्या निर्माता, निर्देशक जो हैं वो इस तरह के विषयों को चुनते समय क्या उनके प्रस्तुतिकरण में कहीं न कहीं कुछ चूकते हैं? क्या ऐसा भी आपको लगता है? प्रहलाद जी। नमस्कार बंधु और सब लोगों को, खास तौर से पारक साहब, अजय ब्रह्मात्मक जी और भाई अमिताभ श्रीवास्तव साहब, आप सब लोग पूर्व परिचित हैं। और खास तौर से जबरीमल पारक जी को तो मैं करीब 50 साल से ज़्यादा समय से जानता हूँ, और उनको पढ़ा है, उनको साहित्य में पढ़ा है, सिनेमा में पढ़ा है। और अजय ब्रह्मात्मक तो सिनेमा में बहुत अंदर तक पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। मेरी धारणा इन दोनों महापुरुषों से जरा अलग है। जरा अलग क्या है, मैं मानता हूं कि आप लोग 50 के बाद ही समझते हैं सिनेमा शुरू हुआ है। मैंने 1935 से लेके आज तक का लगभग पूरा सिनेमा देखा है, और सन 35 से लेकर 50 तक बहुत सार्थक फिल्में बनी। यदि हम वी शांताराम को देखें तो जैसे हम गुरुदत्त की त्रयी की बात करते हैं, जैसे हम बिमल रॉय की त्रयी की बात करते हैं, और सबसे बढ़कर सत्यजीत राय की त्रयी की बात करते हैं, मगर शांताराम की त्रयी भूल गए। दुनिया न मानी, पड़ोसी और आदमी, तीन बिल्कुल अलग विषय, और तीनों ऐसी फिल्में कि आज भी देख लीजिए, आज भी तीनों आपका भरपूर मनोरंजन करती हैं, और किस तरह जीवन की सार्थकता से जुड़ी हुई हैं, समय की सार्थकता से जुड़ी हुई हैं। आज हम उस सार्थकता को नहीं पाते। जब आज नए लोगों की बात तो कर ही दी है, अजय ब्रह्मात्मा जिन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हमने वो सारी फिल्में देखी हैं। और मैं बहुत छोटे शहर में रहता हूँ, और छोटे शहर में भी अब मुझे लगने लगा है कि ये बहुत बड़ा शहर है, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ और छोटे शहर में जाना चाहता हूँ, इसलिए कि वहां भी अब मुझे सिनेमा उपलब्ध है। यहाँ पर मैं यदि चाह लेता हूँ तो मैं मल्टीप्लेक्स वालों को बाध्य कर देता हूँ कि ये फिल्म एक शो के लिए जरूर बुला लो। कारण ये है कि ये फिल्में पहुंचती नहीं है, ये फिल्में दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाती। वे लोग इंतजार करते रह जाते हैं, क्योंकि आज जो फिल्म 1 करोड़ या 2 करोड़ में बनाई जा सकती है, उसका बजट भी जो पब्लिसिटी का होता है वो 6 करोड़ से कम का नहीं होता। तो आप फिल्म तो 2 करोड़ में बना सकते हैं, मगर पब्लिसिटी 6 करोड़ से कम में नहीं होती। आप चाहें, मैं चाहूं कि मैं अपनी फिल्म बनाऊं और सतना के मल्टीप्लेक्स में दिखा दूं उसका विज्ञापन, तो नहीं होगा। उसको तो हमें
बेसिक पॉइंट पर जाना पड़ेगा जहां पूरे मल्टीप्लेक्सेस के लिए वो विज्ञापन खरीदा जाएगा और चारों ओर दिखाया जाएगा। कम पैसे का सवाल नहीं। तो जो सत्ता की बात है, जो बात कर रहे थे, अजय भी कर रहे थे और पारख साहब तो ठीक ही हैं, वो जीवन भर सत्ता के पास रहे, बहुत बड़ी सत्ता थी जो हमारी शैक्षणिक सत्ता थी। तो ये बात लगती हमें बड़ी अच्छी है, ये बात हमें महसूस होती है, पर मुझे बार बार एक ही शेर याद आता है दुष्यंत कुमार का, कि वो हमसे कह रहा है, वो उनसे कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए, अरे वो छुरी हैं, वो कतई नहीं चाहते कि अच्छा सिनेमा बने। वो चाहते हैं कि वो सिनेमा बने जो हिंदू को अलग करे, मुसलमान को अलग करे, गरीब को अलग करे, धनवान को अलग करे, जो समाज में तरह तरह की बाड़ें बना दे, तरह तरह के पिंजड़े बना दे, तरह तरह से लोगों को एक जगह धकेल दे और उस जीवन के अलावा हम कुछ भी सोचना बंद कर दें। हम कहें नहीं, यही सत्य है, कश्मीर का यही सत्य है जो दिखाया गया, केरल का यही सत्य है जो दिखाया गया, और दूसरे लोग कहें कि नहीं यही सत्य है जो यहां दिखाया जा रहा है। हमारे बीच में समन्वय की कहीं बात ही नहीं, किसी ने नहीं कहा। हम कम से कम अजय बाबू से जरूर चाहते थे कि वो याद करते कि इसी पीरियड में विकी डोनर भी बनी है, इसी पीरियड में शुभ मंगल सावधान और शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी बनी है। यदि इन्हें आप ना भी गिनाए तो कम से कम आर्टिकल 15 और मुल्क की बात तो कर ही सकते थे। ये भी छोटे बजट की फिल्म है, ये भी छोटे बजट की फिल्म है, और इसमें बड़े बजट के कलाकारों ने भी काम किया है, और छोटे बजट की फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों ने भी उस ऊंचाई तक पहुंचकर दिखाया है जिस ऊंचाई तक हमारे बड़े बड़े खान और बड़े बड़े पहलवान नहीं पहुंचते। हम दर्शकों के अलावा किसी से अपेक्षा कर ही नहीं सकते और ना करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा को पिछले 85-90 साल जो भी हैं आज हमारे पास, देखिए यूं तो आप कह सकते हैं कि सिनेमा की शुरुआत 1913 में हुई, हम भी मानते हैं जब लिखते हैं, मगर 110 साल हो गए, मगर सिनेमा के हैं अभी 90 साल। 1933-34 से हमें सिनेमा मिलता है, इसके पहले का तो कुछ उपलब्धि नहीं है, इसके पहले का मैं भी नहीं देख सका, कुछ फोटो वगैरह जरूर देखे हैं, मगर 35 से मैंने देवदास भी देखी है, हंटर वाली भी देखी है, उनके आज भी मेरे पास जो उनकी डीवीडी और ये सब उपलब्ध हैं और मैं देख लिया करता हूं, और मैं पाता हूं कि ये सब पहले हो चुका है। जो आज बाहुबली आया है ये अनायास नहीं आया, ये बहुत पहले ऐसे श्वासन साहब कर चुके हैं, 1947-48 में ही कर चुके हैं। उनने चंद्रलेखा बनाई थी और वो यही था। और यदि आप कहें कि बड़े लोग छोटे बजट के काम नहीं करते तो सर्वथा गलत है। बिमल रॉय ने हमेशा छोटे बजट की फिल्में बनाई और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अब मैं दूसरी मधुमती बनाऊं। मधुमती बनाने के बाद वो भूल गए, मधुमती के पहले छोटे बजट की फिल्में बनाई। मधुमती की धुआंधार सफलता के बाद, कि वैसी न भूतो न भविष्यति वाली सफलता थी, और उस फिल्म के बाद भी उन्होंने छोटी छोटी फिल्में बनाई। उन्होंने कभी मधुमती 1, 2, 3, 4 नहीं किया। ये क्यों हो रहा है आजकल? क्योंकि हम कुछ फिल्म नहीं बनाना चाहते, हम बिजनेस करना चाहते हैं। हम 1000 करोड़ का करना चाहते हैं, 2000 करोड़ का करना चाहते हैं। भाई साहब, सिनेमा कोई फल फूल की दुकान नहीं है, वरना कभी नहीं आते दिलीप कुमार उस दुकान को छोड़कर सिनेमा में। परिवार का विरोध सहते, समाज का विरोध सहते, और इतनी मेहनत करते, इतना परिश्रम करते जितना उन्हें फल फूल की दुकान में नहीं करना पड़ता। पर आज सिनेमा को व्यापार बना देने के लिए सत्ता पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वो किसी तरह मदद नहीं करेगी। वो मदद करेगी तो उन फिल्मों को करेगी
जो उसके लिए उपयोगी होंगी, जो उसको आग लगाने में मदद देंगी, जो उसको बहुत अधिक से अधिक धन पैदा करने में मदद देंगी, जो विज्ञापन का बाजार बनाएंगी, वो कलाकार बड़ा होगा जो शुभंकर दीप होगा कॉरपोरेट्स की विज्ञापन दहलीज पर। उसे वो चाहिए है आलू जो हर सब्जी में खप जाए, अमिताभ बच्चन की तरह। आप कहीं भी बुला लीजिए, वो फिट हैं। आप उन्हें विज्ञापन के दरवाजे पर बुला लीजिए, आप उन्हें छोटे से छोटे फिल्मकार के साथ बुला लीजिए, आप उन्हें टीवी में बुला लीजिए, आप जहां पर भी आप बुलाएंगे वो पूरी तरह से फिट हैं, पूरी तरह से वो उस बात को प्रस्तुत करते हैं, वो किसी का विरोध नहीं करते, वो सबका समन्वय करके चलते हैं, और वो इसीलिए आज सबसे बड़े कलाकार हैं। और कहा जाता है वो शताब्दी के या 1000 साल के क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उसमें, मगर वो महानायक। उनसे बड़े दर्जनों महानायक पीछे पड़े हुए हैं और हजारों की तादाद में आगे आने वाले। ये सिनेमा का व्यवसाय न कभी रुक पाया है, न कभी रुक पाएगा। और ये छोटी फिल्में, लघु बजट की फिल्में, कम बजट की फिल्में, जिन्हें हम सार्थक फिल्में कह रहे हैं, ये इसी के बीच से आएंगी, इन्हीं बनाने वालों के बीच से आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से टपके या कोई नए नए लोग आएंगे और वो बनाएंगे। ये भी नहीं है कि श्याम बेनेगल कोई नए थे। श्याम बेनेगल भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये साथ में काम करने वाले, देखने वाले और अपने समय से सीखने वाले लोग थे। इन्होंने कहीं स्कूलों में, कॉलेजों में जाके सिनेमा नहीं पढ़ा, और न सिनेमा पढ़ा जा सकता है, न कोई कला पढ़ी जा सकती है। पारक साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्हें कहानी बनाना, कहानी लिखना या आलोचना लिखना या उपन्यास लिखना इन्हें किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, ये इन्हें जिंदगी ने पढ़ाया। और ये सिनेमा बनाना भी जिंदगी से जिन्होंने सीखा, उन्होंने बहुत खूबसूरत सिनेमा बनाया है। बिमल रॉय ने बहुत खूबसूरत सिनेमा बनाया, और बिमल रॉय के पहले हम भूल जाते हैं कि हम देवकी बोस को याद ही नहीं करना चाहते। उतने ही बड़े निर्देशक हैं वो, जितने बड़े निर्देशक सत्यजीत राय हैं या बिमल रॉय हैं या कोई भी बड़े से बड़ा निर्देशक है। परंतु हमें अपने लोगों का कभी गर्व ही नहीं हुआ, कभी हमें लगा ही नहीं कि बिमल रॉय किसी भी कीमत पर किसी से छोटे नहीं। और आज भी वो सार्थक। ये जरूर हो सकता है कि मुझे कुछ देर में फिल्में देखने, मगर ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसे मैं चाहूं और देख ना सकता हूं। और ना तो मैं कोई अरबपति हूं, ना मैं बहुत संसाधन वाला हूं, मगर हाँ, मामूली संसाधन है मेरे पास। और आज कोई भी दर्शक जब तक उसके पास मामूली संसाधन ना हो तो सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देख ही नहीं सकता, क्योंकि यहां भी 100-150 रुपए से कम टिकट होती नहीं। और शुरू में भी ये टिकट बहुत होती थी, हम लोग ₹1-2 पाने के लिए भी बहुत परिश्रम किया करते थे, और आज भी वो करना पड़ रहा है। तो सिनेमा की यात्रा चले जी। सिनेमा हॉल। आपने जो बात कही है प्रहलाद जी, मैं अजय जी के पास वही जिज्ञासा लेकर चलता हूं, जो बात अभी आपने जहां खत्म की कि टिकट वाली बात आपने कहा। अजय जी, ये जो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भाई दर्शक जो है उसके पास इतने संसाधन नहीं है, क्योंकि उसको लगता है जैसे जो टिकट का दाम है मल्टीप्लेक्स में 250, 300, 400 रुपए का, तो उसमें वो इस तरह की फिल्में कहाँ से देखे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वही दर्शक किसी बड़े फिल्म स्टार की या किसी बड़े बजट की फिल्म को जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा होता है उसको वो देखता है। और दूसरी बात ये कि जो एक मध्यमार्गी सिनेमा हुआ करता था जिसका जिक्र आप सब लोगों ने किया, बिमल रॉय का जिक्र बार बार आया है। बिमल रॉय जिस परंपरा के मतलब कहना चाहिए कि स्थापित करने वाले थे, या उनसे पहले भी जिन लोगों ने शांताराम का जिक्र आया कि एक मध्यमार्गी सिनेमा था जिसमें गीत संगीत है, सारी बातें हैं और उसके साथ साथ संदेश भी है। वो सारे लोग जो थे, और वो ऋषिकेश मुखर्जी के जरिए, बासु चटर्जी के जरिए हमने 70-80 के दशक में भी देखा, और वो फिल्में लगातार बनती रहीं, उनको दर्शक भी मिलते रहे, उनको सराहना भी मिलती रही। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो धारा लगभग या तो सूख चुकी है, या उस धारा का जो पूरा कहना चाहिए चरित्र था,
या उसका जो एक कहने का तरीका था, बात को कहने का तरीका, वो बदल चुका है। उसकी वजह से शायद दर्शकों को वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसकी तलाश में वो एक मध्यमार्गी सिनेमा की तरफ जाया करते थे। यानी जिसमें कुछ सार्थकता भी हो कहानी की, जिसमें कुछ एक उनके मतलब की बात हो, कुछ उनको कहीं न कहीं संदेश मिले, लेकिन वो संदेश जो है वो किसी भाषण के ज़रिए ना हो, वो एक मनोरंजक कहानी के ज़रिए हो और मनोरंजक तरीके से कही गई कहानी के ज़रिए हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं क्या हमारे फ़िल्मकारों की कमी है या जो हमारा आज का दर्शक है, उसको नए सिरे से एक तरीके से कहा जाए कि सिनेमा देखने की कला या सिनेमा देखने की तमीज़ जिसको हम कहते हैं, सिनेमा देखने की तमीज़ विकसित करने की ज़रूरत है। क्या दर्शक को भी इस तरह से दीक्षित करने की ज़रूरत है, अजय जी? अजय जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? अजय जी, आप तक मेरी बात पहुँच रही है क्या? मुझे लगता नहीं अजय जी को मेरी बात सुनाई दी। पारक साहब, अगर आप इस सवाल पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। पता नहीं अजय का डिस्कनेक्ट कैसे हो गया। बहरहाल ये जो सवाल है आपका कि एक बार दोहराइए थोड़ा सा अंतिम सवाल। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बात प्रहलाद जी ने कही कि भई टिकट की समस्या है, जैसे टिकट के दाम बहुत ज़्यादा हैं और तो इसलिए दर्शक वहाँ तक पहुँचते नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि वही दर्शक जो है 400-500 रुपए का टिकट लेकर के किसी बड़े बजट के स्टार की फ़िल्म देखता है और जो एक मध्यमार्गी सिनेमा का हमारे मनोरंजन इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में एक चलन था, जिसको बिमल रॉय, बी शांताराम और तमाम उस तरह के निर्देशकों ने परवान चढ़ाया और ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे निर्देशकों के ज़रिए वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे सामने आई। या राजश्री की फ़िल्मों में हमने देखा कि हाँ, एक साफ-सुथरा मनोरंजन जो है हमको एक लंबे समय तक मिलता रहा। क्या वो चीज़ जो है वो अब आज की तारीख में कम हो गई है? आज हम जिस तरह की फ़िल्मकार देख रहे हैं या जिस तरह की कहानियों का प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, उसमें फ़र्क आया है? या दर्शक का मनोविज्ञान भी बदला है और दर्शक को भी नए सिरे से शायद फ़िल्म देखने की जो एक हम जिसको कहते हैं कि तमीज़ या फ़िल्म देखने का जो एक एक सलीका होता है, फ़िल्म को एप्रिशिएट करने का, उसके बारे में दर्शक को बताए जाने की ज़रूरत है? अजय जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? हाँ, सुनाई दे रही है। जी, तो ये मूल सवाल मेरा आप ही से था। मैं चाहूँगा कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं पारक जी के पास जाऊँगा। जी। सवाल संक्षेप में फिर से बता दें, मैं सुन नहीं पाया बीच में। अच्छा ठीक है, मैं तीसरी बार इस सवाल को दोहरा रहा हूँ कि ये जो जहाँ पे प्रहलाद जी ने अपनी बात ख़त्म की कि दर्शक जो है वो शायद जो महँगे टिकट हैं, उनकी वज़ह से एक दर्शक नहीं मिलते इस तरह की फ़िल्मों को, सार्थक सिनेमा को। और कुछ ये कि भई इस तरह की फ़िल्मों का जो एक कहना चाहिए व्याकरण था या उसकी एक स्टाइल थी, उसमें शायद तब्दीली आई है, जो मध्यमार्गी सिनेमा जिसके बारे में आप सब लोगों ने ज़िक्र किया अलग-अलग तरीके से, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी की फ़िल्में या शांताराम, गुरदत्त, महबूब खान और इस तरह के तमाम लोग। यानी जो हमारी एक फ़िल्मों का एक जो तरीका था, उसको तोड़ा गया समानांतर सिनेमा में, उसमें भी हमने देखा कि कहीं न कहीं एक फ़र्क आया है। लेकिन वो जो 70-80 का दशक था, वहाँ के दर्शक की जो सेंसिबिलिटी थी, क्या आज के दर्शक की सेंसिबिलिटी उससे फ़र्क है और उसको भी नए सिरे से सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है? अजय जी? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है और प्रहलाद जी ने जितनी बातें कही उन सभी से सहमत हूँ मैं। और प्रहलाद जी के पास जानकारी का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि कहीं से कुछ भी निकालें तो वो सार्थक ही लगता है। तो मैंने कुछ नाम गिनाए थे, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ कि मैंने कुछ फ़िल्में जानबूझकर छोड़ दी हैं। जो मुझे नाम याद आए वो नाम मैंने बता दिए थे। मैंने ऐसा विकी डोनर से मेरे कोई विरोध नहीं है या मुल्क से या आर्टिकल 15 से कोई विरोध नहीं है। जो उस समय जो बोलते हुए जो नाम याद आए वो नाम मैंने ज़ाहिर किए। ख़ैर, मेरा ये आप जो बात कह रहे हैं कि दर्शकों को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है या दर्शक तक सिनेमा कैसे पहुँचे या दर्शक सिनेमा तक कैसे पहुँचे, ये थोड़ा जटिल प्रश्न है। प्रहलाद जी समर्थ हैं कि वे अपने बूते पर फ़िल्में मँगा लेते हैं, देख लेते हैं। सब सारे दर्शक देश के इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं और ना इतनी पहुँच रखते हैं कि वे अपनी मर्ज़ी से फ़िल्में मँगा लें और देख लें।
इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर दर्शक चाहे तो वो कोई भी सिनेमा देख सकता है, नहीं देख सकता। नहीं देख सकता इसलिए कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सिनेमा घरों की स्थिति हम सभी जानते हैं कि सिनेमा घर ही खत्म हो गए हैं। वो देख ही नहीं सकता, उसके पास ऐसी सुविधाएँ भी नहीं है कि अपने घर में वो देख ले। देखता कहाँ है, वो मोबाइल पर देखता है, देखता कहाँ है, वो ऐसे के चोरी-छिपे मामलों में देखता है। ज़्यादातर दर्शक उत्तर भारत में मोबाइल पर सिनेमा देख रहे हैं, ये सच्चाई है। और मोबाइल पे जब वे डाटा खर्च करते हैं तो वो किसी भी अब तो सब भगवान भरोसे पर नहीं करेंगे। वे शोले को 10वीं बार देख लेंगे, लेकिन इसको नहीं देखने जाएँगे। ये सच्चाई कुछ सच्चाइयों से हमें इनकार नहीं करना चाहिए, जो वर्तमान समाज में भी हैं। कितने सूधी दर्शक हैं जो प्रहलाद जी की तरह हैं या उसके थोड़े ऊपर-नीचे हैं, जो ऐसे सिनेमा की खोज में रहते हैं और या उनको इन सिनेमा के बारे में जानकारी भी मिलती है, जो प्रचार-प्रसार वाली बात आपने कही। वो भी एक बड़ा कारण है और मैंने तो हिंदी सिनेमा में जो स्थिति है, मुंबई में रहते हुए तमाम फ़िल्मकारों से मिलते हुए, ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देख रहा हूँ कि जब उनकी पहली और दूसरी कोशिश होती है, तो जिस सिनेमा की कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं ना, वही सिनेमा वो बनाते हैं। 1:40 की लास्ट लोकल एक सिनेमा याद होगा आपको, फ़िल्म याद होगी। आज वो फ़िल्म मेकर कहीं नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो एक बड़ी फ़िल्म बनाना चाहता है। वैसे ही सारे फ़िल्म मेकर जो छोटी फ़िल्मों से शुरुआत करते हैं, उनका सपना होता है कि कभी शाहरुख खान उनकी फ़िल्म में काम करे। उनका सपना होता है ऋतिक रोशन उनकी फ़िल्म में आकर के काम करे और इसके लिए फिर वो समझौते करते हैं और फिर जहाँ से वे शुरुआत करते हैं, उससे निकल जाते हैं और फिर उस भ्रष्ट समाज में घुसते हैं, सिनेमा के उस भ्रष्ट माहौल में घुसते हैं, जहाँ से फिर वापसी मुश्किल होती है। क्योंकि ये वन वे है, यहाँ दोबारा वापसी नहीं होती है। ये सब होता रहा है। जिस मुल्क और आर्टिकल 15 की बात आपने प्रहलाद जी ने की, उसके मेकर को याद करें वो क्या बना रहे थे। रावण बना रहे थे, फलाने चीज़ बना रहे थे, ठिकाने बना रहे थे। जब वहाँ उनको रास्ता नहीं दिखा, देख रहे थे सफल नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने एक सर्विस रोड पकड़ लिया कि अब मैं ऐसी फ़िल्में बनाऊँगा और देखूँगा। उन्होंने बाज़ाब्ता इंटरव्यू दिए कि मैं जानता हूँ कि कैसे नाम हासिल किया जाता है, कैसे प्रतिष्ठा हासिल की जाती है, अब मैं वैसा ही काम करूँगा। तो जब इस ध्येय के साथ फ़िल्म बनता है, तब आपकी मंशा पे डाउट होता है कि आप वास्तव में सार्थक सिनेमा बना रहे हैं कि अपना नाम सार्थक कर रहे हैं। इन सारी बातों पर विचार करना होगा आपको। दूसरा, चलते-चलते चूँकि आपके इस संवाद को बहुत सारे लोग देखते हैं और कुछ सरकार के नुमाइंदे भी देखते हैं। मैं चाहूँगा कि वहाँ पे एक सजेशन है मेरा कि आजकल हर एक स्टेट ने फ़िल्म पॉलिसी चला रखी है। जहाँ पे वे सुविधाएँ देते हैं, जहाँ पे धन देते हैं, जहाँ पे सब्सिडी देते हैं, लेकिन वे देते किसको हैं? मुंबई के फ़िल्मकारों को देते हैं, सलमान खान को देते हैं या इस तरीके के दूसरे कलाकारों को देते हैं, 2.5 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, तमाम चीज़ें कर देंगे। मेरा ये कहना है कि इस फ़िल्म पॉलिसी के अंतर्गत जो भी धन वहाँ पे एक बजट उन्होंने निर्धारित किया है, उस बजट में स्थानीय प्रतिभाओं को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को मौका दें, ना कि मुंबई से वहाँ जाके शूट करने वालों को प्रधानता दें। ऐसे ही यूपी में, झारखंड में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, तमाम राज्यों में कोशिश ये की जाए कि वहाँ के स्थानीय प्रतिभाओं को, स्थानीय कहानियों को, स्थानीय निर्देशक, निर्माताओं को पैदा किया जाए और उनसे फ़िल्में बनवाई जाएँ। तो जो आप चिंता कर रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं कि छोटे बजट की फ़िल्में क्यों नहीं दर्शकों तक पहुँच रही हैं, उसमें इस गैप को पूरा किया जा सकता है और सरकारें जैसे महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि अगर मराठी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो उसको प्राइम टाइम आपको देना पड़ेगा, सारे मल्टीप्लेक्स को। ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे आपको सभी राज्यों में कि जो भी सार्थक फ़िल्में आ रही हैं, उनको प्राइम टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा, उनको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। ये दबाव वितरकों पर भी डालना पड़ेगा, ये दबाव प्रदर्शकों पर भी डालना पड़ेगा, तब देखिए दर्शक नहीं आते हैं तो फिर बात अलग ढंग से विचार करने की होगी। मुझे लगता है कि ये इंडी सिनेमा का दौर अभी भी चल रहा है, लोग आ रहे हैं, फ़िल्में बना रहे हैं। मैं इसका उभार उस दौर से देखता हूँ जब 2000 के बाद आपको याद होगा कि स्टार बेस्ट सेलर करके एक सीरीज़ चला था, जिस समय बहुत सारे मेकर्स आए थे जिनकी पहली कोशिश
जो ऑडियो विजुअल मीडियम में होती है वहां से हुई, और फिर बाद में सभी ने फिल्में बनाई। उसमें अनुराग कश्यप भी हैं, उसमें इम्तियाज अली भी हैं, उसमें तिग्मांशु धूलिया भी हैं। ये सारे फिल्म मेकर जो आज, विशाल भारद्वाज भी है, जो चर्चित फिल्म मेकर हैं आज के, ये उन्होंने वहां पे अपनी प्रैक्टिस की और उसके बाद से सारी फिल्में लेकर के आए। मैं तो 20वीं, ये 21वीं सदी के पहले दशक को भारतीय सिनेमा का दूसरा स्वर्ण युग मानता हूँ। भले ही ये उतना चमकीला स्वर्ण युग नहीं है जो 50s में था, लेकिन इस समय भी लगभग वैसी ही बातें हुई जब देश के अलग-अलग कोनों से फिल्म मेकर आए और उन्होंने फिल्में बनाई, और उन्होंने उस जो एक जाल बन गया था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का, जो चाहे वो करण जौहर से बना हो या आदित्य चोपड़ा से बना हो या सूरज बड़जात्या की वजह से बना है, उसको तोड़ा। और इसकी शुरुआत रामगोपाल वर्मा ने की थी बड़े जोरदार तरीके से। तो ये सारी चीजें भी असल में एक ही विषय के अनेक पहलू होते हैं, और जो पहलू मुझसे छूट गया उसको लेकर के प्रहलाद जी प्लीज अटैक ना करें। हाँ, क्योंकि मैं किसी एक पहलू की बात कर रहा हूं, किसी आप दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं। जी शुक्रिया। धन्यवाद अजय जी। आपने जो बात कही है उसमें एक तो ये जो आपने आखिर में कहा कि कोई पहलू किसी भी विषय के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हाँ, हम आप जैसे तमाम जानकारों के ज़रिए जब हम बात करते हैं तो उन तमाम पहलुओं को पकड़ने की कोशिश करें। और आज का जो विषय है हमारा, जिसमें आपने बात कही कि दर्शक को सेंसिटाइज़ करने की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ-साथ जो और चीज़ें हैं जैसे पारख साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जो जिस सिनेमा को बड़े बड़े पर्दे पर, जिस तरह की फ़िल्मों को बड़े पर्दे पर शायद उतनी दर्शक संख्या नहीं मिल रही है, क्या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जो कि एक नया मंच है, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस तरह का सार्थक सिनेमा? क्योंकि जैसे अजय जी ने जो बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा भाषाई सिनेमा जिसको हम कह सकते हैं, जैसे मराठी की फ़िल्में हैं या बंगाल की फ़िल्में हैं या दक्षिण भारत की भाषाओं की फ़िल्में हैं, उनके दर्शकों में तो इस तरह की समस्या नहीं है कि वो अपने अपने क्षेत्र की फ़िल्में ना देखें, क्योंकि वहाँ मराठी सिनेमा का भी एक अच्छा खासा बाज़ार भी है और उसके प्रशंसक भी हैं, और वो उसी वजह से वहाँ के कलाकारों को भी एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, वो अपने दर्शक के लिए फ़िल्म बना रहे हैं। और बंगाल का भी यही हाल है। हमने सत्यजीत रे से लेकर के अभी तमाम जितने भी फ़िल्मकार हैं, उनको भी देखा। वो सब अपना, उनका एक मार्केट है और वहाँ के कलाकारों को इस तरह की कोई शिकायत नहीं होती कि हाँ, उनको उनका दर्शक नहीं देख रहा है। या दक्षिण का सिनेमा जो है, चाहे वो केरल का हो या आंध्र का हो या तमिलनाडु का हो, वहाँ तो ख़ास तौर से हम देखते हैं कि वहाँ एक सिनेमा की बड़ी समृद्ध परंपरा है, जिसको हम सार्थक सिनेमा कहते हैं। वहाँ का सिनेमा सबसे समृद्ध है इस मामले में। समस्या जो है मूल रूप से उसी बेल्ट में आ जाती है जिसके बारे में आपने शुरू में कहा था, हिंदी हिंदी का जो दर्शक है, जिसको मेलोड्रामाई सिनेमा पसंद है। तो उसके लिए क्या ओटीटी मंच आपको लगता है कहीं कुछ कारगर साबित हो रहे हैं? मैं संक्षेप में टिप्पणी चाहूँगा आपकी थोड़ी-सी, क्योंकि समय हमारा जो है वो हम अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं अपने कार्यक्रम में। जी, पारेख साहब। हाँ, अमिताभ जी, ऐसा है कि एक तो हिंदी क्षेत्र के साथ में ये मतलब एक विशेष परिस्थिति है, विशेष स्थिति है, उसे हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में, कि जैसे बंगला है या मलयालम है या तमिल है, ये मराठी है, ये सब अपना, उनका अपना अपना भाषाई सिनेमा है, जिसे हम क्षेत्रीय सिनेमा कहना चाहें, लेकिन वो उनका अपना भाषाई सिनेमा है। हिंदी क्षेत्र जो है, जो हिंदी उर्दू क्षेत्र भी कह सकते हैं जिसे, है, उसका अपना भाषाई सिनेमा जो है, वो वास्तव में यहाँ की उपभाषाएं या बोलियों का सिनेमा है। जैसे भोजपुरी सिनेमा हो सकता है, राजस्थानी हो सकता है, ये। लेकिन दिक्कत यह है कि जो इस क्षेत्र का फिल्मकार है, वो फिल्मकार इन क्षेत्रीय बोलियों या इन उपभाषाओं में जब फिल्म बनाने के लिए जाता है, तब उसके पास अपवाद रूप में तो संभव है, लेकिन ज्यादातर कोई ऐसा मौलिक रचनात्मक करने की कोई इच्छा नहीं होती। वो सिर्फ यह है कि राजस्थानी के कुछ दर्शक हैं, उनको उनके बीच में वो ले जाएंगे, कोई धार्मिक फिल्म ले जाएंगे या कोई ऐसी लोक कथाओं पर आधारित कोई फिल्म बनाएंगे और उसे भी बहुत साधारण ढंग से बनाएंगे। इसलिए जिस तरह का क्षेत्रीय सिनेमा बंगाली में या मलयाली में या गुजराती में या और जगह पर पनपा है, वो हिंदी में नहीं बना। और हिंदी सिनेमा जिसे कहते हैं या हिंदुस्तानी सिनेमा कहते हैं, वो
इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वो किसी भी रूप में वो पूरे भारत का ही प्रतिनिधित्व करता है, और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, मेरा अपना मानना है कि वो पूरे दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। वहां के लोगों की जो सामूहिक संवेदना है, उनकी सामूहिक चेतना है, उनकी स्मृतियां हैं, वो कहीं ना कहीं उसे रिफ्लेक्ट करता है, और इस रूप में वो एक सार्थक काम कर रहा है। वो फिल्में भी जो मनोरंजन कर रही है, और वो फिल्में भी जिन्हें हम आज सार्थक सिनेमा के रूप में देख रहे हैं। तो इसलिए ये फर्क करना तो बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये इसी कारण, केवल इसी कारण आप देखेंगे कि हम जिसे हिंदी या हिंदुस्तानी सिनेमा कहते हैं, उसमें गैर हिंदी भाषी फिल्मकार बहुत बड़ी संख्या में आज भी है। ये मतलब प्रहलाद जी ने 1930-35 की बात की थी, तो आप देखिए कि जो पहली बहुत महत्वपूर्ण फिल्म 1935 में देवदास बनी, वो तो बंगाली लोगों ने बनाई। या वी शांताराम की बात कर रहे हैं, न्यू थिएटर्स हो या प्रभात फिल्म्स हो या और जो बॉम्बे टॉकीज हो, ये सब लोग वे थे जिनका हिंदी प्रदेशों से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो एक माध्यम के, भाषाई माध्यम के रूप में हिंदुस्तानी का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पूरे क्षेत्र के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। और इस कारण से उनकी कुछ सीमाएं बनी तो कुछ सीमाएं टूटी भी। यानी कि जब वो इस तरह की फिल्में बना रहे थे, तो उनके सामने कोई एक भाषाई क्षेत्र के लोग नहीं थे, उनके सामने सिर्फ हिंदी नहीं। आप श्याम बेनेगल का उदाहरण देख लीजिए, श्याम बेनेगल ने मंथन बनाई तो उसमें गुजराती स्पर्श आपको दिखेगा। आप अगर उनकी जो फिल्म थी निशान, उसमें देखेंगे तो आपको तेलुगु का स्पर्श दिखाई देगा। तो हिंदी सिनेमा की ये विशिष्टता है कि वो अलग अलग भाषाई क्षेत्रों को अपने में समाहित करके बहुत ही रचनात्मक काम करता रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता रहा है। और हिंदी सिनेमा को, बल्कि अभी पिछले, जहां से अजय बात कर रहे हैं 2000 के बाद के, उसमें बल्कि हिंदी क्षेत्र के लोग आए हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है कि वो हिंदी क्षेत्र के लोग भी उस तरह से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, चाहे अनुराग कश्यप हो, चाहे सुजीत सरकार हो, चाहे दिवाकर बनर्जी हो, वो हिंदी क्षेत्र में पले बढ़े जरूर हैं, लेकिन उनकी चेतना भी या तो महानगरीय चेतना है या पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रूप में मेरा अपना विचार है कि हिंदी सिनेमा को यही अपनी इसी परंपरा को बना के रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला, बल्कि दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाला ये सिनेमा जरूरी है, और इसके करोड़ों दर्शक हैं। और ये कुल मिलाकर अभी पिछले 10 साल से कुछ गड़बड़ हो गई है, अन्यथा इनका जो बुनियादी मूल्य है, वो बुनियादी मूल्य जो मैं कई बार कह चुका हूं कि वो हमारे संविधान से प्रेरित है। और संविधान के मूल्य जो है लोकतंत्र से, धर्मनिरपेक्षता से, साझा संस्कृति से, और ये बहुत बड़ी बात है। तो सार्थकता को मेरे ख्याल बहुत सीमित अर्थ में नहीं देखना चाहिए, निश्चित रूप से उसे ज्यादा व्यापक अर्थ में देखेंगे तो हमें लोकप्रिय सिनेमा के लिए भी उसमें जगह दिखाई देगी। लेकिन जो रचनात्मक फिल्में बना रहे हैं, जो नए प्रयोग करना चाहते हैं, जो सीमित बजट में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि जिसमें कि एक कलाकार के रूप में उनको लगे कि हाँ हाँ हम वो सिनेमा बना रहे हैं जो हम बनाना चाहते हैं। जैसे एक फिल्म का एक लेखक जो है कोई कहानी पूरी स्वतंत्रता से लिखता है, उसी तरह से सिनेमा में भी ऐसे फिल्मकार होते हैं जो ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल वैसी ही फिल्म बनाए, उन पर कोई दबाव ना हो, न पैसे का दबाव हो, न बाजार का दबाव हो, न दर्शकों का दबाव हो, वो बनाए जो वो चाहता है। इस तरह की फिल्में बनाने की गुंजाइश होनी चाहिए, और ऐसे फिल्मकार हमारे पास होते हैं। हमें सोचना यह है कि नंबर एक, हमारे दर्शक जो 1950-60 में भी बहुत अच्छी फिल्में देख रहे थे, जो जो जिन तक अगर ये फिल्में पहुंचे, हो सकता है कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ का नाम बजट हो, लेकिन वो
उनके बजट से ज्यादा दर्शक आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सार्थक माहौल की जरूरत है। वो सिनेमा वालों को भी कोशिश करनी होगी, जी। और वो हमारे आसपास के समाज में भी ऐसी कोशिशें होनी चाहिए। जी, फारूक साहब, धन्यवाद अपनी इस टिप्पणी के लिए। जो मामला है, कुल मिलाकर के हम इसको कह सकते हैं कि ये सार्थक सिनेमा के प्रोत्साहन का जो मसला है, उसमें फ़िल्मकार की जितनी ज़िम्मेदारी है, उतनी ज़िम्मेदारी दर्शक वर्ग की भी है कि वो एक अच्छी फ़िल्म को प्रोत्साहन दे। उसके लिए उसके मन में भी इच्छा होनी चाहिए, और फ़िल्मकारों के लिए ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने दर्शक को सिनेमाघर तक लाने के लिए उन सारी टेक्निक्स का, यानी किस्सा-गोई के वो सारे हथियारों का इस्तेमाल करें, जिनके ज़रिए 50-60 के फ़िल्मकार अपने दर्शकों को एक सार्थक मनोरंजन दिया करते थे। तो ये कहीं न कहीं दोनों की ज़िम्मेदारी, साथ में अगर सरकार अपनी भूमिका को संस्कृति और कला के क्षेत्र में थोड़ा-सा समझे, और वो ये प्रयास करे कि उसे अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन देना है, तो शायद ये चीज़ें जो हैं वो एक बेहतर नतीजे की तरफ बढ़ सकती हैं। आप लोगों ने इस विषय पर अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बातचीत को बहुत सब्र के साथ देखा-सुना। अगले कार्यक्रम में हम फिर नए किसी विषय के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद।